अस्सलाम वालेकुम। जी, अभी तक हम फंक्शन कॉल में हमने क्या किया है कि हमने 2 प्रोग्राम्स किए हैं। ऐसे ही है ना, हमने जो एग्जांपल कोड्स किए थे 2 प्रोग्राम्स, उनके अंदर ना कोई रिटर्न कर रहा था वो वैल्यू, वॉइड लिखते थे, और ना ही कोई वैल्यू वो ले रहा था। तो पैरामीटर कोई ले रहा था तो हम उसमें भी वॉइड लिखते थे या उसको ब्रैकेट के अंदर खाली छोड़ देते थे। ठीक है, अब हम अगले जो करेंगे ना, ये है पासिंग आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स टू फंक्शन। यानी कि जो आपका प्रोग्राम है ना, वो कुछ वेरिएबल्स ले भी रहा है। इसको देख लेते हैं। पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट होता क्या है? इट इज अ पीस ऑफ डाटा पास टू फंक्शन। फंक्शन को पास किया जाता है। कौन पास करता है? फंक्शन कॉल करते हुए मेन फंक्शन में, या मेन फंक्शन के अलावा जहां पे भी आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो उसमें डाटा पास किया जाता है फंक्शन को। तो फंक्शन डेफिनेशन में वो डाटा जो पास किया जाता है, उसको फिर फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी ऑफ फंक्शन में उस डाटा को यूज किया जाता है। If a function uses arguments, then variables must be declared in function header to receive the values. अगर आप फंक्शन को जो है आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, आप जब कोई कॉल करते हुए फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो लाजमी तौर पे आपको जब फंक्शन डेफिनेशन लिखते हैं ना, तो डेफिनेशन के 2 पार्ट्स है ना, फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी। तो फंक्शन हेडर में भी उनको देना पड़ता है, ताकि डिक्लेयर करना पड़ता है, ताकि वो रिसीव कर सके। अच्छा, 2 तरह के पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है फॉर्मल पैरामीटर, एक होता है एक्चुअल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं वो पैरामीटर्स जो कि या पैरामीटर बोल लें या आर्ग्यूमेंट बोल लें, वो पैरामीटर्स जो कि फंक्शन हेडर में इस्तेमाल होते हैं। फंक्शन हेडर कौन सा होता है? जो फंक्शन डेफिनेशन की जो सबसे पहली वाली लाइन होती है ना, जो फंक्शन डेफिनेशन की में 2 पार्ट होते हैं ना, हेडर और बॉडी ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन हेडर में पैरामीटर्स जो इस्तेमाल होते हैं उनको फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। ये फंक्शन कॉल से वैल्यूज रिसीव करते हैं। जबकि एक्चुअल पैरामीटर्स कौन से होते हैं? जो कि फंक्शन कॉल के पैरामीटर्स होते हैं। फंक्शन कॉल के अंदर आप जो पैरामीटर्स देंगे वो एक्चुअल वैल्यूज हैं, वो एक्चुअल वैल्यूज जो कि फंक्शन को पास की जाती हैं। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज और वेरिएबल्स। सही है, जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं वो हमेशा वेरिएबल्स होंगे, जबकि एक्चुअल पैरामीटर्स में कांस्टेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं और वेरिएबल्स भी दिए जा सकते हैं। अच्छा, डाटा टाइप्स ऑफ एक्चुअल पैरामीटर मस्ट मैच विद कोरिस्पॉन्डिंग डाटा टाइप्स ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, दोनों की डाटा टाइप लाजमी मैच करनी चाहिए। आपको ना ज्यादा क्लियर होगा। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसमें ये देखिए, ये एक एग्जांपल है, एक कोड है जिसके अंदर ये हेडर फाइल्स लगी हुई है, मेन फंक्शन है। ठीक है, और मेन फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है पाक का, PAK, पाक का। ये फंक्शन, ये यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, ये इस फंक्शन का इस्तेमाल किया है। इस फंक्शन को की जो डेफिनेशन है वो मेन के बाद है। ये जो है ना, ये फंक्शन डेफिनेशन है, सारी फंक्शन को डिफाइन किया है। अब चूंकि ये मेन के बाद है, मेन से पहले नहीं है, तो लाजमी तौर पे जरूरी है कि आप इसको डिक्लेयर भी करें फंक्शन को, चाहे मेन के अंदर करें चाहे मेन के बाहर करें। तो जो ये वाली स्टेटमेंट है ना, वॉइड, पार्क, और ये है फंक्शन डेक्लरेटर। ठीक है, फंक्शन डेक्लरेशन है ये, या फंक्शन प्रोटोटाइप। सही है, ये 3 चीजें आपको क्लियर हो गई। यही कुछ अभी हम पढ़ते आ रहे हैं। फंक्शन डेक्लरेशन पढ़ ली हमने, फंक्शन डेफिनेशन पढ़ ली, और फंक्शन कॉल किया। ठीक है, अब जरा अब ये नेक्स्ट चीज पे आ जाए जरा। ये कह रहा है कि ये जो जो पैरामीटर्स फंक्शन कॉल के अंदर यूज हो रहे हैं, ये देखें, इसको ना 2 वैल्यूज देनी थी। कौन कौन सी? एक ये पाकिस्तान, कॉमा 3। यानी पाकिस्तान जो है ये कोई कैरेक्टर टाइप की वेरिएबल वैल्यूज है। तो आपने फंक्शन हेडर में भी, और ये फंक्शन हेडर है ये वाला, और फंक्शन ये जो डेक्लेरेशन, इनके अंदर आपने इनको डिक्लेयर करना है। फंक्शन डेक्लेरेशन में किस तरह से करना है? सिर्फ डाटा टाइप दे दी है। ये आपने डाटा टाइप की, ये देखें, कैरेक्टर 15, यानी 15 वर्ड्स का कोई कैरेक्टर टाइप वेरिएबल, कॉमा इन दूसरा वेरिएबल जो जाएगा, दूसरी जो वैल्यू जाएगी वो इंटीजर टाइप की होगी। फिर आपने डिक्लेरेशन में किया। अब आपने इन दोनों को आपने क्या करना है कि ये इसको फंक्शन डेफिनेशन में भी साथ में बता देना है कि कैरेक्टर टाइप की वेरिएबल एक्स वेरिएबल का नाम कह दिया। अब देखें, आपने वेरिएबल को नाम भी दे दिया। 15 उसके अंदर कैरेक्टर्स होंगे। इंटीजर एन टाइप का वेरिएबल जो कि इंटीजर डाटा टाइप है जिसकी। तो इसके अंदर एक्स और एन, ये दोनों क्या है? ये दोनों है फॉर्मल पैरामीटर, ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये इसमें फर्क देखें। जो फंक्शन हेडर के अंदर पैरामीटर्स होंगे, ये पैरामीटर्स हैं, ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स हैं।
ठीक है, जो फंक्शन हेडर के अंदर पैरामीटर्स होंगे वो कौन से पैरामीटर्स हैं? फॉर्मल पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स। और जो फंक्शन कॉल के अंदर पैरामीटर्स हैं वो एक्चुअल हैं, जैसे ये यहाँ पे पाकिस्तान और ये 3। अब होगा क्या, एक्चुअली जब फंक्शन कॉल हुआ ना, पाकिस्तान की ये जो वैल्यू है ये जाएगी, ये एक्स के अंदर सेव हो जाएगी। अब यानी एक्स के अंदर पाकिस्तान है, और जो 3 है ये एन के अंदर सेव हो जाएगा। यानी इस फंक्शन के अंदर जहां जहां एक्स आएगा वहां वहां पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान वैल्यू के साथ ये कैलकुलेशन होगी, और जहां जहां एन आएगा वहां वहां 3 जो है ना उसके साथ कैलकुलेशन होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एन है, इसका मतलब है कि अगर ये फंक्शन कॉल हुआ है और उस फंक्शन में जो एक्चुअल वैल्यू 3 दी गई है तो एन की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। ठीक है, और ये जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे पाकिस्तान हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें ये बता रही है। अच्छा, अब इसमें और कौन सा पॉइंट रह गया? हाँ, ये जो फॉर्मल पैरामीटर्स है ना, ये देखिए ये वाले फॉर्मल है और ये वाले एक्चुअल है पैरामीटर्स। फॉर्मल पैरामीटर्स हमेशा वेरिएबल्स होंगे, सही है, या एक्स है या एन है, इसके अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ सकती। और एक्चुअल पैरामीटर्स जो हैं वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, जैसे इधर इन्होंने कांस्टेंट दी है, वैल्यू दे दी 3। हो सकता है इधर कोई एक ऊपर दे दें a इज इक्वल टू 3 और इसके अंदर आप a वैल्यू पास कर दें। इसका क्या मतलब होगा कि a जो है यानी 3 चला जाएगा इधर, यानी कोई ना कोई वैल्यू पास करनी होती है एक्चुअल पैरामीटर्स के तौर पे। सही है, ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट, जो आपने फॉर्मल पैरामीटर की डाटा टाइप है ना, सेम वही डाटा टाइप का आपके एक्चुअल पैरामीटर जाना चाहिए। जैसे ये कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर x15, तो ये इधर कोई कैरेक्टर टाइप चीज ही जानी चाहिए। अगर मैं इधर 16 कर दूं या कोई इंटीजर या फ्लोट कर दूं तो क्या होगा, फिर एरर आ जाएगा, क्योंकि डाटा टाइप मैच नहीं करेगी। एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स दोनों की कोरस्पॉन्डिंग डाटा टाइप मैच करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इंटीजर है तो इंटीजर ही जा रहा है, सही है। अब देखिए ये इसकी जैसे ए, अगर आप अगर ए वेरिएबल भेजते हैं जिसके अंदर जो कि फॉर एग्जांपल कैरेक्टर टाइप का था, ठीक है, और उसके अंदर 3 नहीं, उसके अंदर कोई कैरेक्टर पड़ा है, तो क्या होगा, फिर एरर आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मल पैरामीटर में फंक्शन डेफिनेशन में फॉर्मल पैरामीटर तो इंटीजर टाइप का है, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाती है, कुछ प्रोग्राम्स देख लेते हैं इसके। अच्छा, पहले डिफरेंस देख लें। फॉर्मल पैरामीटर यूज होता है फंक्शन हेडर में, एक्चुअल पैरामीटर यूज होता है फंक्शन कॉल में। फॉर्मल पैरामीटर यूज टू रिसीव वैल्यूज दैट पास टू फंक्शन, ठीक है, जो फंक्शन में वैल्यूज पास की जा रही हैं वो वैल्यूज रिसीव करता है। फॉर्मल पैरामीटर रिसीव कर रहा होता है, जबकि एक्चुअल पैरामीटर पास कर रहा होता है। ये फंक्शन कॉल में होता है ना, ये ऊपर वाला था, ठीक है। फॉर्मल पैरामीटर्स आर ट्रीटेड एज लोकल वेरिएबल्स, वो लोकल वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शन के, ठीक है, जबकि एक्चुअल पैरामीटर्स लोकल भी हो सकते हैं, ग्लोबल भी हो सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं, वेरिएबल नेम भी हो सकते हैं। इसके अंदर कोई मतलब कि कुछ भी हो सकता है एक्चुअल पैरामीटर में, आप कांस्टेंट वैल्यूज दे दें या वेरिएबल दे दें, लेकिन फॉर्मल पैरामीटर्स में लाजमी है कि आप वेरिएबल ही देंगे, और वो वेरिएबल एज अ लोकल वेरिएबल ट्रीट किया जाएगा विद इन अ फंक्शन, सही है। अब नेक्स्ट आ जाती है, अब इसके जरा प्रोग्राम्स देख लें। ये 2 प्रोग्राम्स इसके दिए गए हैं, ठीक है, आपने बुक में देखना और भी दिए होंगे। अच्छा, राइट, आपने एक सम का प्रोग्राम लिखना है, फंक्शन लिखना है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो कि सम करे। सम क्या करे, 3 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को, डाटा टाइप बता दिया है, 3 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को। ये 3 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आपने सम फंक्शन क्रिएट करना है ना, वो तीनों वैल्यूज आपने एज अ पैरामीटर पास करनी है फंक्शन को, ठीक है। अच्छा, अब इसका प्रोग्राम देखें, आपने हेडर फाइल लगा ली, मेन फंक्शन लगा लिया, और ये यहाँ पे मेन फंक्शन खत्म हो गया। उसके बाद आपने ये सम नाम का क्या किया है, एक फंक्शन लिख लिया है, फंक्शन डिफाइन कर दिया है, ठीक है। सम नाम का फंक्शन है, वॉइड मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, और इसके अंदर 3 तरह के वेरिएबल्स हैं, कौन से, फ्लोट टाइप के। क्या लिखेंगे, फ्लोट एक्स, फ्लोट वाई, फ्लोट जेड। आपने जो भी इधर वेरिएबल्स नाम यूज किए हैं वही वेरिएबल्स के आपने जो है ना उन्हीं वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना है फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब आपने यहाँ पे x, y और z का ही इस्तेमाल करना है,
अब आपने कोई और वेरिएबल का करेंगे तो वो इसके लिए अननोन होंगे वो वेरिएबल्स। ये इसके लोकल वेरिएबल्स कौन से हैं, इनका यहां से शुरू होके यहां तक जो फंक्शन की जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर जो है ना ये वेरिएबल्स है। अच्छा, अब इस फंक्शन की हमने डेक्लेरेशन कर दी, वो कहां पे की, ये यहाँ पे कर दी, ये डिक्लेयर हो गया फंक्शन। ठीक है, वॉइड सम और ब्रैकेट के अंदर अब सिर्फ डाटा टाइप्स देनी है, आगे कोई वेरिएबल नहीं देना। फ्लोट फ्लोट फ्लोट, पहली डाटा टाइप का पहली वेरिएबल का डाटा टाइप फ्लोट होगा, दूसरे का डाटा टाइप फ्लोट होगा, तीसरे का भी फ्लोट होगा। ठीक है, अब आपने अब फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन कॉल कैसे किया, यहाँ पे सम और ब्रैकेट के अंदर अब आपने एक्चुअल पैरामीटर्स पास करने हैं। वो कहां से आएंगे, उनकी वैल्यूज कहां से आएंगी, आपने 3 वेरिएबल ले लिए एबीसी और डाटा टाइप उनकी रख दी फ्लोट। ठीक है, फ्लोट डाटा टाइप के 3 वेरिएबल्स आपने ले लिए और इन तीनों की वैल्यूज कहां से देनी है, ये आप यूजर से एंटर करेंगे। तो ये जो सारी स्टेटमेंट्स है ना यहां से लेके यहां तक, ये इन तीनों में यूजर से वैल्यू एंटर कराने के लिए है। एंटर फर्स्ट वैल्यू ए में एंटर कराई, एंटर सेकंड वैल्यू बी में, एंटर थर्ड वैल्यू सी में एंटर करवा ली। अब देखिए आपकी एक्चुअल वैल्यूज किसमें पड़ी है, ए बी सी में। तो आपकी ये देखें, ये इसमें आपने सम ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, ए बी और सी, या आपने ए बी सी लिख दिया। इससे क्या होगा कि जो ए की एक्चुअल वैल्यू है ना वो एक्स की वैल्यू बन जाएगी जब फंक्शन डेफिनेशन रन होगी। ठीक है, ए की वैल्यू एक्स की बन जाएगी, बी की वैल्यू वाई की बन जाएगी और सी की वैल्यू जेड की बन जाएगी। अब आप गौर करें, ए बी और सी तीनों फ्लोट डाटा टाइप वेरिएबल्स थे, तो इसी तरह एक्स वाई जी भी फ्लोट डाटा टाइप वेरिएबल्स है। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ है कि अब ये फंक्शन डेफिनेशन रन होगी, इसके अंदर क्या है, सम ऑफ, ये आगे चूंकि फ्लोट डाटा टाइप है तो आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर को इसमें फील्ड विड्थ भी ऐड कर दी, %2.2f, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल वैल्यूज देनी है, कॉमा ये एंड ये। इससे क्या होगा कि इनकी वैल्यूज, ये आपने, ये तो प्रिंट फंक्शन है, ये तो आप लोग शुरू से करते आ रहे हैं कि x जो है वो पहले इसकी जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी, इसकी जगह पे इन प्रॉपर फॉर्मेट y की वैल्यू आ जाएगी और इधर z की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे लास्ट वाला जो परसेंट डी है इसके अंदर x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों को प्लस करके वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ पे गौर करें, x क्या है जो मेन फंक्शन का a है, यहाँ पे y क्या है जो मेन फंक्शन का b है, और z क्या है जो मेन फंक्शन का c है, क्योंकि आपने ये वैल्यूज इस फंक्शन में पास कर दी इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को। ठीक है, देखें इसी तरह हुआ, पहले एंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर सेकंड वैल्यू, एंटर थर्ड वैल्यू, और तीसरी वैल्यू के बाद सम ऑफ, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल इसी तरह प्रिंट हो गई। और फिर क्या होगा, जब ये इसकी एक ही स्टेटमेंट थी, कंट्रोल वापस जाएगा कहां, कंट्रोल वापस जाएगा फंक्शन कॉल की नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आया, इसने ओके प्रिंट किया, ये ओके प्रिंट हो गया और यहाँ पे आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट प्रोग्राम है कि 2 नंबर्स यूजर आपने फंक्शन को पास करने हैं और फिर कंपेयर करना है इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है और बड़े नंबर को प्रिंट करवाना है। ठीक है, इसमें भी सेम इसी तरह आपने क्या किया, ये मेन फंक्शन आ गया। ठीक है, मेन फंक्शन के बाद ये फंक्शन डेफिनेशन आ गई, आपने मैक्सिमम का फंक्शन जो है वो मैक्सिमम नाम से max नाम से एक फंक्शन बना दिया जिसके अंदर 2 पैरामीटर्स, ये फॉर्मल पैरामीटर्स है, 2 पैरामीटर्स कर दिए, इंटीजर x इंटीजर y, इंटीजर टाइप के। आपने इस फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, वॉइड मैक्स ब्रैकेट में दोनों की सिर्फ डाटा टाइप दे दी, इंटीजर इंटीजर, और ये यहाँ पे इसको कॉल कर लिया, ये कॉल हो रहा है कैसे, मैक्स a कॉमा b। अब ये a b क्या है, ये दोनों जो है एक्चुअल पैरामीटर्स है, इनकी वैल्यूज कहाँ पे हैं, कहाँ से आएंगी, वो आप यूजर से लेंगे। यूजर से लेने के लिए क्या करना है, पहले इन दोनों वेरिएबल्स को क्या करवाया, ये देखें ऊपर, ये सीक्वेंस याद रखनी है। मैं आप लोगों को इसीलिए इस तरह से कह रही हूँ, पहले आपको कॉल फंक्शन बताया, फंक्शन कॉल की स्टेटमेंट बताई और फिर बताया कि ए बी जो है ये कहाँ से आया, तब हम ऊपर दोबारा गए, इसलिए ताकि आपको पता हो कि हमने ये शुरू वाले स्टेप्स क्यों परफॉर्म किए हैं। अच्छा, ए और बी ये इंटीजर डाटा टाइप थे, इंटीजर डाटा टाइप डिक्लेयर करा दिया, और ये वाली स्टेटमेंट ए और बी में वैल्यू यूजर से इनपुट कराने के लिए है। और फिर आपने फंक्शन जब कॉल किया तो ए की वैल्यू एक्स की बन जाएगी इन फंक्शन डेफिनेशन, और बी की वैल्यू वाई की बन जाएगी इन फंक्शन डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या काम किया, आपने फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन बॉडी में ये सारा कुछ दे दिया, mx के नाम से एक वेरिएबल दे दिया, ये आपने कंडीशनल ऑपरेटर लगा दिया, ये आप लोगों ने इफ स्टेटमेंट के बाद पढ़ा था।
याद है ये कंडीशन लगानी थी x इज ग्रेटर देन y, तो क्या करे x इसकी वैल्यू हो या अदरवाइज y हो, mx की वैल्यू, फिर आपने mx की वैल्यू को प्रिंट करा देना विच इज मैक्सिमम नंबर इज, और %d की जगह पे mx की वैल्यू आ जाएगी। %d क्यों लगाया है? क्योंकि हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है, डाटा टाइप फ्लोट नहीं है, ठीक है। और इसके बाद कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? इस स्टेटमेंट के बाद ये गेट ch पे, फंक्शन कॉल की नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, ठीक है। इससे हमने सेम प्रोग्राम पहले किया हुआ है, लेकिन अब हम ये प्रोग्राम किस तरह किया हमने? फंक्शंस की मदद से पैरामीटर पास करते हुए। नेक्स्ट आ जाता है रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवाना। अभी हमने पैरामीटर्स पास करवाए थे ना। अच्छा, रिटर्न कराने का क्या मतलब है कि जब भी फंक्शन एग्जीक्यूट किया जाता है तो फंक्शन जो है वो वैल्यूज रिटर्न भी करा सकता है। इट कैन रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। जब फंक्शन एंड होता है, फंक्शन के आखिर में अभी तक हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ रिटर्न नहीं कराते, और उसकी डेफिनेशन में पहले उसके फंक्शन हेडर में भी और जो आप डिक्लेरेशन करते हैं प्रोटोटाइप में भी आप पहले वॉइड लगा देते हैं, यानी आपका फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। लेकिन अब हम आगे क्या करने लगे कि आप सिंगल वैल्यू रिटर्न भी करा सकते हैं फंक्शन के जरिए। अभी तक आपने सिर्फ पास करवाई थी ना। अच्छा, इट मे ये वो फंक्शन जो आप वैल्यू रिटर्न करवाएंगे, इट मे बी अ कैलकुलेटेड आंसर ऑफ अ फॉर्मूला और एनी वैल्यू, कुछ भी वो रिटर्न आप करवा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ योर प्रोग्राम। अच्छा, टाइप ऑफ डाटा दैट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन रिटर्न्स must be declared in function prototype and function definition। फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डेफिनेशन में आपको जहां void लिख रहे थे वहां पे आपने डाटा टाइप लिखनी होगी, जिस डाटा टाइप जिस तरह का डाटा आप जो है रिटर्न करवा रहे हैं। डाटा टाइप ऑफ फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इन द सेम वे एज अ टाइप ऑफ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। उसी तरह जैसे वेरिएबल आपने प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया था उसकी डाटा टाइप, इसी तरह आप इधर भी करेंगे। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर डाटा टाइप का कोई वेरिएबल या कुछ वैल्यू आप सेंड करने लगे हैं, रिटर्न करने लगे हैं, तो ये इंटीजर का लफ्ज उस फंक्शन के नाम से पहले आ जाएगा, ठीक है। आपने सेम इसी तरह फंक्शन हेडर में भी देना है। अच्छा, आप गौर करें, जब हम फंक्शन हेडर देते थे तो वेरिएबल का देते, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने है इंटीजर x इंटीजर y, वेरिएबल्स के नाम देते थे, लेकिन रिटर्न के वक्त कोई वेरिएबल का नाम नहीं देना, उसमें इसी तरह सिर्फ डाटा टाइप देनी है, ठीक है, जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल सेम इसी तरह है जैसे फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप, इन दोनों में सेम तरीके से आपने सिर्फ डाटा टाइप लिखनी है। अच्छा, एक आती है इसमें रिटर्न स्टेटमेंट, जिसका इस्तेमाल करना है। रिटर्न स्टेटमेंट जो है ये फंक्शन बॉडी ऑफ फंक्शन में इस्तेमाल होती है टू रिटर्न अ वैल्यू। इसके दो काम है, एक तो वैल्यू रिटर्न करना, दूसरा एग्जीक्यूशन कंट्रोल रिटर्न करना टू कॉलिंग फंक्शन। यानी कि एग्जीक्यूशन कंट्रोल को, जो आपका कंट्रोल है वो ट्रांसफर हो जाएगा वापस फंक्शन कॉल की नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, ठीक है। अभी तक हम नहीं यूज करते आ रहे थे रिटर्न, लेकिन जब कंपाइलर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता था तो ऑटोमेटिकली फंक्शन बॉडी ऑफ फंक्शन के लास्ट में एक रिटर्न स्टेटमेंट डाल रहा था, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था खाली, ताकि कंट्रोल वापस फंक्शन कॉल की नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। अब हम खुद से डालेंगे। अच्छा, इसको फंक्शन के हमेशा लास्ट स्टेटमेंट लिखी जाती है, इट इज यूज्ड एज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस रिटर्न का मतलब है जब भी रिटर्न स्टेटमेंट जहां पे भी आएगी, फंक्शन वहीं पे जो है ना ब्रेक कर जाएगा, उसके आगे वाली सारी स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी और कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा वापस जहां पे फंक्शन कॉल किया गया था, ठीक है। इसका जनरल सिंटेक्स क्या है? रिटर्न की कीवर्ड है, रिटर्न का लफ्ज लिखना है, आगे कोई एक्सप्रेशन लिख देनी है, जो भी चीज आप रिटर्न करना चाह रहे हैं। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे तो आप क्या लिखेंगे? उसकी डाटा, तो क्या डाटा टाइप होगी? वॉइड होगी, जो अभी तक आप यूज करते आ रहे हैं। then control is returned back to calling function after executing last statement of function, automatically return कर जाता है फिर program। अच्छा, control also returns to calling function if return statement is encountered in any location of the body of function। अगर आपने for example ये आपकी body of function है, आपने जो last statement return लिखनी थी, आपने बीच में return लिख के आगे दो statements और लिख दी, तो क्या होगा? ये दो अगली वाली स्किप हो जाएगी, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। प्रोग्राम जहां पे रिटर्न स्टेटमेंट आ गई वहीं पे रिटर्न कर देगा, कहां पे? जहां पे उसको कॉल किया गया था, ठीक है। स्टेटमेंट्स आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट आर नॉट एग्जीक्यूटेड, वो स्टेटमेंट्स जो कि रिटर्न के बाद है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, स्किप हो जाएगी। सही है, इसका कुछ प्रोग्राम कर लेते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है, ये अगर आप एग्जाम्पल देखें,
ये एक प्रोग्राम है, एक छोटा सा पीस ऑफ कोड है जो कि एक नंबर का क्यूब लेने के लिए यूज हो रहा है। आप कहता है कि कोई पैरामीटर पास करें, ठीक है, उस पैरामीटर का क्यूब लें और क्यूब लेके वैल्यू रिटर्न करें। तो आप कैसे करेंगे? ये आपका क्यूब का फंक्शन है, ठीक है, डेफिनेशन है, फंक्शन डेफिनेशन। देखें, गौर करें, इसके अंदर पैरामीटर कौन सा है? n है, ये फॉर्मल पैरामीटर है, और इंटीजर डाटा टाइप रिटर्न करेगा कोई, यानी कोई इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न होगी। फिर आपने ये है इंटीजर क्यूब और ब्रैकेट में इंटीजर, ये आपके पास क्या आ गया? फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप हो गई। अब फंक्शन कॉल कहाँ पे यूज हो रहा है? फंक्शन कॉल देखें यहाँ पे यूज हो रहा है, क्यूब और ब्रैकेट के अंदर x, और इसका जो रिजल्ट आएगा, यानी जो भी रिटर्न होगी वैल्यू, वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी? रिजल्ट वेरिएबल में। समझ आई किस तरह से इसका इस्तेमाल हुआ है? ठीक है, एक एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल हो गया है। अब ये एक्स वेरिएबल कहाँ से आएगा? एक्स वेरिएबल आप यूजर से लेंगे, तो आपने क्या किया? आपने यहाँ पे एक्स और रिजल्ट इन दोनों को डिक्लेयर कराया एज इंटीजर डाटा टाइप, और एक्स की वैल्यू यूजर से ले ली, और रिजल्ट में वैल्यू कहाँ से आएगी? ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद। अब आप गौर करें कि फंक्शन डेफिनेशन क्या कर रही है, फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है? जो एक्स वैल्यू थी ना, एक्स के अंदर जो भी यूजर वैल्यू देगा, वो फंक्शन जब कॉल हुआ तो फंक्शन में आके एन वैल्यू के अंदर एन वैल्यू बन गई, ठीक है, एन के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी, पास हो जाएगी। फिर क्या किया आपने? इंटीजर सी डाटा टाइप का इंटीजर डाटा टाइप का एक सी वेरिएबल लिया, जिसके अंदर आपने क्यूब फाइंड आउट किया सी, और सी को रिटर्न करा रहे हैं। तो क्या किया? जो सी की वैल्यू है ना, वो फंक्शन रिटर्न करेगा। अब फंक्शन सी की वैल्यू लेके वापस फंक्शन कॉल पे गया है, और वो वैल्यू कहाँ पे आ गई? रिजल्ट के अंदर स्टोर हो गई, सी की वैल्यू, ठीक है। यानी अब रिजल्ट के अंदर क्यूब आ गया है, रिजल्ट आ गया है। फिर आपने प्रिंट एफ क्या करवाया? क्यूब ऑफ परसेंट डी की जगह पे एक्स आ गया, क्यूब ऑफ एक्स इज रिजल्ट। अब याद रहे, आपने मेन फंक्शन के अंदर एन और सी वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करना। एन और सी वेरिएबल सिर्फ इस हद तक थे, फंक्शन डिफाइन करते हुए की हद तक। अब आपने कौन से वेरिएबल्स है यहाँ पे? एक्स और रिजल्ट, ठीक है। ये इस तरह से काम करेगा। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब ये दो प्रोग्राम्स हैं वैल्यू रिटर्न करने के। पहला प्रोग्राम देखें, तो पहला प्रोग्राम क्या कर रहा है कि तीन पैरामीटर्स ले रहा है यूजर से फंक्शन। पहला फंक्शन मैक्सिमम का ही फंक्शन है, पहले दो ले रहा था, अब तीन ले रहा है, और उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, इन तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको रिटर्न कर रहा है फंक्शन, और तीनों सारे इंटीजर डाटा टाइप के हैं, ठीक है। इसी का जो है ये फंक्शन प्रोटोटाइप इस तरह से लिखी जाएगी, इंटीजर मैक्सिमम, इंटीजर कॉमा इंटीजर कॉमा इंटीजर। अब इसको कॉल कहाँ किया गया है? अगर आप देखें तो इसको कॉल किया है, चूंकि ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, इसको प्रिंट एफ के अंदर कॉल कर लिया है। गौर करें, प्रिंट एफ के अंदर कॉल किया है, जिसके अंदर हमने ए बी और सी तीनों वैल्यूज दे दी हैं, और वो कहाँ से आई हैं? वो तीनों यूजर से एंटर करवाई हैं। ए बी सी तीनों वैल्यूज, ये इधर आपने वेरिएबल्स ए बी सी तीनों को डिक्लेयर कराया, और इन स्टेटमेंट से यूजर से वैल्यूज ले ली। फिर आपने डायरेक्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखी, जिसके अंदर लिखा मैक्सिमम वैल्यू इज %d, और %d में वैल्यू कहाँ से आएगी? ये इस फंक्शन, ये जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा ना, वो %d में आएगी। सही है। देखिए, इस तरह से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अब a की वैल्यू इस फंक्शन में आके x की बन जाएगी, b की वैल्यू इस फंक्शन में आके y की बन जाएगी, और c की वैल्यू जो कि एक्चुअल पैरामीटर है, ये इस फंक्शन में जो फॉर्मल पैरामीटर में z की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ? एक आपने अलग से इंटीजर mx इज इक्वल टू x, ये आपका सारी लॉजिक वही है जो हम पहले करके आ चुके हुए हैं, ठीक है। mx में आपने पहले x डाल दिया, फिर चेक करना है क्या y इज ग्रेटर देन mx, अगर है तो mx की वैल्यू y की वैल्यू बन जाएगी, अगर इफ z इज ग्रेटर देन mx तो फिर z बन जाएगी, यानी एट द एंड mx वेरिएबल में लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी। और वो रिटर्न जब करेगा तो ये फंक्शन वापस से जब अपने इधर जाएगा फंक्शन कॉल में, तो ये रिटर्न होने के बाद यही वैल्यू %d की जगह पे प्रिंट हो जाएगी। सही है। अब ये नेक्स्ट प्रोग्राम अगर देखें तो पावर लेना है, पावर कैलकुलेट करना है दो फंक्शंस का, दो वेरिएबल्स का। इस तरह से डेट कैलकुलेट x की पावर n, यानी x और n ये दो वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, इनका आपने पावर लेना है, इस तरह का फंक्शन बनाना है। तो ये देखेंगे फंक्शन डेफिनेशन बना ली। अच्छा, किसी भी चीज का पावर लें तो हो सकता है कि उसका पावर जो है वो पॉइंट्स में ही आए, तो इसलिए रिटर्न क्या कर रहे हैं? फ्लोट डाटा टाइप, ठीक है। और ये पैरामीटर्स कौन से हैं? फ्लोट टाइप का x और इंटीजर टाइप का y।
क्योंकि इन्होंने स्टेटमेंट में ही बताया हुआ था कि फ्लोट एक्स और इंटीजर वाई। ठीक है, इस फंक्शन की प्रोटोटाइप कहाँ पे है? ये प्रोटोटाइप है, फ्लोट पावर, और इसके अंदर सिर्फ डाटा टाइप्स आ गए। और इस फंक्शन को कॉल कहाँ किया गया है? वो यहाँ पे किया गया है, ये देखिए, ये कॉल किया गया है। और जो भी आंसर आएगा, इन्होंने एक एक जगह ही कॉल किया, मल्टीपल जगहों पे भी कॉल किया जा सकता है। जो आंसर आएगा वो कहाँ पे आएगा? ANS वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब ये देखिए मेन के अंदर कौन से वेरिएबल्स हैं? ANS, B और P। इन तीनों वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर करवा दें। कैसे डिक्लेयर कराया? ये यहाँ पे फ्लोट B और ANS और इंटीजर टाइप का P वेरिएबल। अब इनमें से B और P ये यूजर से लेना है। आंसर में वैल्यू कहाँ से आएगी? फंक्शन से आएगी। तो फंक्शन जब कैलकुलेट हो जाएगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा, उसके बाद जो वैल्यू है वो आंसर में आ जाएगी। तो आपने इन स्टेटमेंट से, ये जो 4 स्टेटमेंट्स है, इन 4 स्टेटमेंट से यूजर से B और P की वैल्यू ले ली। ठीक है, अब आपने फाइंड आउट करना है पावर। कैसे करेंगे ये? अब इस प्रोग्राम को आप देखें, प्रोग्राम को देखें कैसे करते हैं। लूप लगाए, अगर मैंने फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 है, इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यही मतलब हुआ ना। यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया हमने? अगर देखें x और n है, यानी x को n टाइम मल्टीप्लाई कर दो। कहां से? 1 से लेके n तक। तो हमने क्या किया? हमने एक ये काउंटर वेरिएबल c ले लिया, c इज इक्वल टू 1, ठीक है, और एक रिजल्ट टाइप का भी वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर, और लूप कहां से चलना है? 1 से n तक, c इज लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, 1 से लेके n तक लूप चलाया हमने, सही है। और हर आइट्रेशन में क्या कर रहे हैं? रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय x। जो वैल्यू आपने यूजर से ली थी x, ये x जो है ये वही है जो कि मेन फंक्शन में b थी। ठीक है, ये x को बार बार मल्टीप्लाई करना और ये इंक्रीमेंट कर दिया C++ में। एट द एंड रिजल्ट के अंदर आपके पास पावर कैलकुलेट हो जाएगा। और जब आपने रिटर्न किया रिजल्ट, तो रिटर्न करने से क्या होगा? वापस कंट्रोल फंक्शन कॉल पे जाएगा। फंक्शन कॉल पे जाने से क्या हुआ कि ANS आंसर वेरिएबल के अंदर आंसर आ जाएगा, और फिर आप उस आंसर को प्रिंट करवा सकते हैं, रिजल्ट इक्वल टू ये %.1f, और आंसर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ आपका ये प्रोग्राम भी खत्म होता है। ठीक है, इसके साथ हमारा ये वाला प्रोग्राम भी खत्म होता है। सबकी लॉजिक सेम है। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम्स जो फंक्शन बॉडी के है ना, फंक्शन बॉडी के अंदर जितने आप लोगों के, ये देखें यहाँ पे जो फंक्शन बॉडी के अंदर प्रोग्राम्स है, ये सारे आप पहले करके आ चुके हैं। ये वाले जो प्रोग्राम्स थे, ये वाले जो लॉजिक थी जो फंक्शन बॉडी के अंदर, सारी आपने जगह जगह पहले कर चुके हुए हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? बस आपने उनको तोड़ के एक अलग फंक्शन में डाल दिया। अब आप सिर्फ सीख रहे हैं कि फंक्शन को कैसे देना है। फंक्शन की पहले डेफिनेशन लिख लेनी है, फिर फंक्शन की के साथ में प्रोटोटाइप देनी है, अगर फंक्शन आप मेन बॉडी से पहले लिख रहे हैं, बाद में लिख रहे हैं। और फिर आपने उस फंक्शन को कॉल कैसे करना है, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आप देखिए ना, गौर करें। आप लोगों ने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया है एक एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, अगर रिटर्न कर रहा है कोई डाटा टाइप, अगर रिटर्न नहीं कर रहा फिर आप ऐसे नहीं दे सकते। फिर यहाँ पे आपने प्रिंट एफ के अंदर दे दिया है, फंक्शन को कॉल कर लिया, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, ये इस तरह से ये चीजें बस आपने गौर करनी है। नेक्स्ट आ जाता है लोकल वेरिएबल्स। ये अब लोकल वेरिएबल्स और ये अगली चीजें जो है ना, ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है जी। अब हम ये छोटे छोटे से दो कॉन्सेप्ट्स हैं, लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स, ये देखेंगे। लोकल वेरिएबल्स होते वेरिएबल ही हैं, बस हमने वेरिएबल को एक जो है ना नाम दे दिया है और इसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अच्छा, पहले हम ना ये लफ्ज देखते हैं लोकल। ठीक है, इससे आपको जरा मजीद क्लियर हो जाएगा कि ये लोकल वेरिएबल का क्या फंक्शन है, ये क्या किस तरीके से काम करते हैं। लोकल क्या होता है? आप लोगों ने लोकल का लफ्ज कहाँ सुना होगा कि ये लोकल है? अक्सर आप लोगों ने फोन कॉल के वक्त सुना होगा। ठीक है, फोन जब करते हैं, जब कहते हैं कि ये लोकल नंबर है, यानी जिस शहर में आप रह रहे हैं उसी शहर का नंबर हो अगर, तो आप कहते हैं ये लोकल नंबर है। अगर वो किसी और शहर का हो तो वो लोकल नहीं कहलाएगा। सही है, यानी कि आपके अपने शहर के नंबर जो हो। या आपने एक लफ्ज ये सुना होगा जब आप ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, जो इंटरसिटी बसेस चलती हैं, शहर के अंदर की जो बस होती है एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे ले जाने वाली, उनको भी लोकल बस बोलते हैं। सही है, वो बसें जो एक शहर से दूसरे शहर ले जाती हैं वो लोकल बसेस नहीं कहलाती। सही है, लोकल का यहाँ से ये 2-3 जो है ना जगह है जहाँ पे लोकल का लफ्ज यूज होता है। अब वेरिएबल्स में कैसे यूज होता है? ऐसा वेरिएबल जो कि एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाए, डाटा डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन, और उसी फंक्शन के अंदर उसको इस्तेमाल किया जाए,
उस फंक्शन से बाहर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई औकात नहीं होती। ठीक है, फंक्शन के अंदर अंदर उस जो वेरिएबल हो उसे क्या बोलते हैं, लोकल, उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल। सो ये फॉर एग्जांपल मेन फंक्शन है आपका, और मेन फंक्शन के अंदर आप कौन से वेरिएबल डिक्लेयर करवा देते हैं, आप कोई इंटीजर टाइप के, फॉर एग्जांपल इंटीजर ए, सही है। तो आपने ये इंटीजर टाइप का एक ए वेरिएबल डिक्लेयर कराया, तो ये, और यहाँ पे मेन फंक्शन बंद हो गया, तो ये ए वेरिएबल जो है ये मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल होगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई और फंक्शन है, सम नाम से कोई फंक्शन है, यूजर डिफाइन फंक्शन, आपने जो है ना अपना कोई नया फंक्शन बनाया है, उसके अंदर कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर करा दिया, ये मैं पूरा हेडर नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, इंटीजर सी या इंटीजर कोई भी वेरिएबल, चलो सी कह लेते हैं, तो जो सी वेरिएबल है वो सम का लोकल वेरिएबल होगा, मेन के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन हेडर ऑफ फंक्शन डेफिनेशन आर आल्सो ट्रीटेड एज लोकल वेरिएबल्स ऑफ दैट फंक्शन। वो वेरिएबल्स जो कि पैरामीटर, हमने अभी पैरामीटर पढ़े ना, जो किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन या किसी भी फंक्शन के पैरामीटर्स में आज एज अ पैरामीटर यूज हो, आपने देखे थे ना अभी पैरामीटर्स में, आप 2-3 जितने भी काफी मतलब वेरिएबल्स आप पैरामीटर के तौर पे या आर्गुमेंट के तौर पे भी फंक्शन को दे सकते थे, तो वो जो वेरिएबल्स हैं वो भी उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स के तौर पे ट्रीट किए जाएंगे। लोकल वेरिएबल्स कैन ओनली बी यूज्ड इन फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। जिस फंक्शन में उसको डिक्लेयर किया जाएगा उसी फंक्शन में उसको यूज भी किया जाएगा। अगर ए वेरिएबल है, उसको मेन फंक्शन में डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल भी सिर्फ मेन फंक्शन में होगा। अगर आपने इसको सम फंक्शन में कहीं a इज इक्वल टू 5 या a का कहीं इस्तेमाल कर लिया, उसमें कोई वैल्यू रखवा दी या a को कहीं भी यूज किया, तो इस या प्रिंट एफ में या जिस तरह भी, तो इस a पे आके एरर आ जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल सम फंक्शन के लिए तो बिल्कुल अननोन है, ये इसका वेरिएबल ही नहीं है, वो कहेगा इसको डिक्लेयर करो, सही है। अच्छा, और इसको ऑटोमेटिक वेरिएबल्स भी बोलते हैं, सही है, ये इसको लोकल वेरिएबल्स को ऑटोमेटिक वेरिएबल्स भी बोलते हैं। कीवर्ड ऑटो कैन बी यूज्ड टू डिक्लेयर दीज वेरिएबल्स। कीवर्ड ऑटो का इस्तेमाल लगा सकते हैं आप, इसके पीछे जो है आप ऑटो लिख सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो ये बात कंफर्म है, ये बात आपकी जो है आपको ये बात मतलब कंफर्म है कि ये वेरिएबल लोकल वेरिएबल ही है, जरूरी नहीं है कि आप इसका ऑटो लगाएं। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है एक स्कोप का। आपने अक्सर ये भी लफ्ज सुना होगा, स्कोप का मतलब होता है बाउंड्री। स्कोप का मतलब होता है आपने जो है ना डिफाइन कर दिया एक बाउंड्री के, इसकी कितनी हदूद है किसी भी अच्छा, लोकल वेरिएबल की बाउंड्रीज कैसे डिफाइन करेंगे, होती क्या है पहले ये देख लें। पोर्शन ऑफ अ प्रोग्राम वेयर अ वेरिएबल इज यूज्ड या एक्सेस, ऐसी जगह जहां पे उस वेरिएबल को यूज किया जाए वो उसका स्कोप कहलाएगा। लोकल वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन अ फंक्शन कैन ओनली बी यूज्ड इन दैट फंक्शन ओनली। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए वेरिएबल है, इसका स्कोप कितना है, इसका स्कोप है मेन से, यहां से शुरू होता है जहां ये कर्ली ब्रैकेट या जहां पे डिक्लेयर कराया गया, जैसे ही ये कर्ली ब्रैकेट खत्म होगी यहाँ पे ए वेरिएबल का स्कोप खत्म हो जाएगा, सही है। और सम वेरिएबल में जो ये सम फंक्शन का जो सी वेरिएबल है, इसका भी जैसे ही ये कर्ली ब्रैकेट आएगी यहाँ पे इसका स्कोप खत्म हो जाएगा। इस सी वेरिएबल को आप इस फंक्शन के बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते, या ए वेरिएबल को इस फंक्शन के बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल। लाइफ टाइम का मतलब है टाइम पीरियड फॉर विच ए वेरिएबल एग्जिस्ट इन मेमोरी। जितनी देर मेमोरी में वो वेरिएबल रहता है उतनी देर जो है उसे लाइफ टाइम बोलते हैं। लाइफ टाइम स्टार्ट कब होती है किसी भी वेरिएबल की, जब उसे मेमोरी में क्रिएट किया जाता है। आपने इंटीजर ए लिखा, ये फॉर एग्जांपल आपकी मेमोरी है, ठीक है, इंटीजर ए लिखा, और इससे लिखने से क्या हुआ कि पता लग गया इंटीजर डाटा टाइप है, यानी 2 बाइट्स लेगा मेमोरी में, तो ये ए वेरिएबल ने मेमोरी में अपनी जगह बुक कर ली, ठीक है। इसे ये यानी कि मेमोरी में इस स्टेटमेंट से, जो वेरिएबल डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से मेमोरी में जो है ना जगह बुक हो गई एक वेरिएबल के लिए, लाइफ टाइम शुरू हो गया। एंड कब होता है लाइफ टाइम, जैसे ही ये अपने स्कोप से बाहर जाने लगा, ये जो कर्ली ब्रैकेट आ गई, इसका कर्ली ब्रैकेट आ गई, इसका खत्म हो गया, ये स्कोप खत्म हो रहा है। अब ये प्रोग्राम जो प्रोग्राम कंट्रोल है यानी एग्जीक्यूशन कंट्रोल इस स्टेटमेंट से बाहर आने लगा है,
तो इस वक्त क्या होगा, जितने लोकल वेरिएबल्स होंगे मेमोरी में मेन फंक्शन के, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मेमोरी में उनकी जगह खत्म हो जाएगी। जब ये डिस्ट्रॉय होंगे तो इसका मतलब है कि उनका लाइफ टाइम खत्म हो गया। तो लाइफ टाइम क्या कहलाता है, जब वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट होता है वो टाइम से लेके जब वेरिएबल मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाता है उस टाइम तक का जो टाइम पीरियड है वो लाइफ टाइम कहलाता है। अच्छा, अ वेरिएबल कैन बी यूज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, जब तक उसका लाइफ टाइम है तब तक वेरिएबल यूज होगा। जैसे ही लाइफ टाइम उसका एक्सपायर हुआ वो वेरिएबल यूज में नहीं रहेगा, क्योंकि मेमोरी में से उसकी वो उसकी एलोकेशन और उस मेमोरी में जो उसको जगह मिली होती है वो सारी उससे डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये ए वेरिएबल का स्कोप है और ये सम के अंदर अंदर ये लाइफ टाइम है, ये सी वेरिएबल का लाइफ टाइम है। ठीक है। अच्छा, local variables are created when control enters into the function. For example, अच्छा जब कंट्रोल है, प्रोग्राम कंट्रोल है, मेन फंक्शन से स्टार्ट हुआ, अब ये मेन फंक्शन के अंदर एंटर हो गया, इसके अंदर जितने वेरिएबल्स आएंगे वो सब वेरिएबल लोकल वेरिएबल्स जो है ना क्रिएट होना शुरू हो, जो आता जाएगा। जैसे ये डिक्लेयर आया तो ये क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जैसे सम वेरिएबल है, इसमें जब कंट्रोल एंटर हुआ, जब भी इस वेरिएबल को कॉल, इस फंक्शन को कॉल किया, जब इसके अंदर कंट्रोल एंटर हुआ तो जितने पैरामीटर्स के अंदर ये लोकल वेरिएबल्स होंगे ये साथ उसी वक्त क्रिएट हो जाएंगे। सही है। अच्छा, डिस्ट्रॉयड फ्रॉम मेमोरी व्हेन कंट्रोल बैक्स टू कॉलिंग फंक्शन, जैसे यहाँ पे आता है मेन फंक्शन एंड होगा तो मेन फंक्शन के सारे लोकल वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन है जैसे सम है, तो जैसे ही यहाँ पे रिटर्न आया, कोई रिटर्न कीवर्ड आया, रिटर्न स्टेटमेंट आई, या ये प्रोग्राम एंड हुआ, तब ये सारे इसके लोकल वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। व्हेन सेम फंक्शन इज कॉल्ड अगेन, अगर दोबारा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ना सम और आगे आपने जो भी फंक्शन को कॉल किया, एक दफा कॉल किया तो क्या होगा कि इसके अपने लोकल वेरिएबल सारे क्रिएट हो जाएंगे और ये फंक्शन सारा एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही रिटर्न आएगा इसके जितने वेरिएबल्स हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और प्रोग्राम जब वापस कॉलिंग स्टेटमेंट पे कॉल स्टेटमेंट पे चला जाएगा। ठीक है। अब ये दोबारा अगर एक दो स्टेटमेंट के बाद इसको दोबारा कॉल करते हैं तो नए सिरे से सारे लोकल वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, पहले वाले को इस्तेमाल नहीं होंगे, मेमोरी में से पहले वाले ये सारे डिलीट हो चुके होंगे तो नए सिरे से होंगे। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, प्रोग्राम एग्जाम्पल, ये देख लेते हैं, इससे आपको मजीद क्लियर होगा। मैं ना साथ साथ मेमोरी बना लेती हूँ। ये हमारे पास मेमोरी है, जितने वेरिएबल्स आते जाएंगे उन वेरिएबल्स को हम इसके अंदर लिखते जाएंगे, बल्कि ऐसे नहीं मैं बना रही। अच्छा चलें देख लेते हैं प्रोग्राम, हम ये एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है। ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम दो नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर रहा है यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। कंट्रोल पहले आया, मेन फंक्शन पे आया। ठीक है। ये हेडर फाइल्स बहरहाल इंक्लूड हो चुकी हैं। मेन फंक्शन से पहले इसने क्या किया, इंटीजर एक्स वाई एम, मेमोरी में एक्स वाई और एम ये तीनों वेरिएबल्स जो हैं इसने डिक्लेयर करा दिए, यानी कि तीनों की मेमोरी में जगह बुक कर ली। इसके बाद इसने क्या किया, इंटीजर मैक्स, ये तो है आपके पास ये वाली स्टेटमेंट फंक्शन प्रोटोटाइप, आपको बता दिया है कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन मैक्स के नाम से इधर डिफाइन हुआ हुआ है। अगर कभी कहीं मैक्स नाम से फंक्शन कॉल किया जाता है तो फिर भाई इसने कंट्रोल ने मैक्स के फंक्शन पे ट्रांसफर होना है, एरर नहीं देना। एक्स में वैल्यू रखवा दी 15, अच्छा एक्स में 15 वैल्यू रखवा दी, वाई में रखवा दी, नहीं एक्स में 5 रखवा दी, एक्स में 5, वाई में क्या वैल्यू रखवा दी 15। ठीक है। ये दो वैल्यूज आ गई। फिर क्या है, m इज इक्वल टू मैक्सिमम एक्स वाई। अब ये मैक्सिमम एक्स वाई ये जो है ना, इस चीज ने क्या किया कि फंक्शन कॉल कर लिया। अब ये कंट्रोल यहां से ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे, इस फंक्शन के अंदर। ठीक है। अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने लगा है। फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही इधर आएगा फौरी तौर पे इंटीजर ए इंटीजर बी, मेमोरी में ए और बी ये दो तरह के वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए, मेमोरी में जगह बुक कर ली, मेमोरी में इनकी स्पेस आ गई। अच्छा अब इंटीजर एम एक्स ये कर लिया, एक एम एक्स का वेरिएबल भी ले लें इधर, एम एक्स मेमोरी में ये भी आ गया। ठीक है। एम एक्स इज इक्वल टू इफ ए इज, अच्छा ये देखें अब एक बात और करें, ए और बी ले लिए लेकिन साथ में एक्स और वाई ये फॉर्मल पैरामीटर्स, ये एक्चुअल पैरामीटर्स जो हैं ये फॉर्मल में आ जाएंगे। ठीक है। इनकी वैल्यूज जो है एक्स और वाई की वो ए और बी की वैल्यूज बन जाएंगी। इसका मतलब है ए की वैल्यू क्या बन गई, जो एक्स की वैल्यू थी, बी की वैल्यू क्या बन गई, जो वाई की वैल्यू थी। ठीक है। अब आगे चलें,
mx इज इक्वल टू a इज ग्रेटर देन b, क्या 5 इज ग्रेटर देन 15 है? नो। तो यानी ये चीज जो है ये इग्नोर हो जाएगी, ये जो एल्स वाला पार्ट है ये b, ये जो है ना कंसीडर होगा। इसका मतलब है mx इज इक्वल टू b, यानी कि जो b की वैल्यू है वो mx की वैल्यू बन जाए। तो mx की वैल्यू क्या होगी, जो b की क्या है 15, ये 15 बन गई। ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है रिटर्न कर दो mx, रिटर्न कर दो mx। तो इस एक स्टेटमेंट से क्या हुआ कि ये जो mx है ना, ये जब रिटर्न किया वापस अपनी कॉल स्टेटमेंट पे गया, क्या लेके गया, mx की वैल्यू विच इज 15। जैसे ही 15 लेके ये उस स्टेटमेंट पे गया जहां पे इसको कॉल किया गया था, मेमोरी में से ये देखें इसका स्कोप खत्म हो गया ना इस फंक्शन का, ये फंक्शन एंड हो गया रिटर्न होने पे। तो मेमोरी में से जितने लोकल वेरिएबल्स थे a b mx, ये सारे डिलीट हो जाएंगे, इनमें जो वैल्यूज है सारी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है। ये वाली अभी ये जो x y और m ये डिलीट नहीं होंगी। ये क्यों नहीं होंगी, इस वजह से कि अभी ये वाली सारी वैल्यूज इनका अभी स्कोप खत्म नहीं, इनका लाइफ टाइम खत्म नहीं हुआ, अभी मेन फंक्शन खत्म नहीं हुआ। मेन फंक्शन के अंदर एक कॉल कर लिया गया था एक और फंक्शन, उस फंक्शन वो फंक्शन का खत्म हुआ है, लेकिन मेन नहीं अभी खत्म हुआ। अच्छा अब 15 लेके जब ये mx के पास पहुंचा तो उस 15 को m में वैल्यू रखवा देगा, ये इक्वल साइन असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से। तो ये m की वैल्यू क्या बन गई, अब 15 बन गई। ठीक है, ये मेमोरी का हिसाब किताब चल रहा है। अगली स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होगी, कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला गया, printf मैक्सिमम वैल्यू इज %dm, यानी %d की जगह पे m की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम आउटपुट आएगी मैक्सिमम वैल्यू इज आगे 15, और इसके साथ प्रोग्राम, ये गेट ch के साथ प्रोग्राम गेट ch आएगा। फिर ये देखें कंट्रोल जैसे ही इस स्टेटमेंट पे आएगा यानी प्रोग्राम एंड हो गया, तो जितने भी वेरिएबल्स मेन के कौन कौन से वेरिएबल्स थे x y और m, ये सारे वेरिएबल्स मेमोरी से डिलीट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनका लाइफ टाइम खत्म हो गया, इनका स्कोप इतना था, तो ये वाले भी डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। एट द एंड हमने क्या देखा कि जब प्रोग्राम शुरू हुआ वेरिएबल्स आते गए, उनमें वैल्यूज रखते गए। ठीक है, और जब प्रोग्राम एंड हो गया तो और बीच में जिन जिन का स्कोप खत्म हुआ होता गया वो वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय भी होते रहे, और जब प्रोग्राम बिल्कुल एंड हो गया तो मेमोरी में कोई वेरिएबल मौजूद नहीं था, मेमोरी में से सारे वेरिएबल खत्म हो गए। ठीक है, ये लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबल वेरिएबल्स। अच्छा हो सकता है, अभी हम क्या देख रहे थे कि जो मेन फंक्शन के वेरिएबल हैं वो सिर्फ मेन फंक्शन में इस्तेमाल हो सकते हैं, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन किसी भी फंक्शन के वेरिएबल हैं वो सिर्फ उसमें इस्तेमाल हो सकते हैं, उनको हम मेन फंक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते या कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हमारे फंक्शन आपस में वेरिएबल्स को शेयर कर रहे हैं, एक फंक्शन की वैल्यू दूसरे फंक्शन जो है वो शेयर कर रहा हो एक फंक्शन के किसी वेरिएबल की वैल्यू, तो उस केस में क्या है कि आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप ग्लोबल वेरिएबल्स भी बना सकते हैं। ग्लोबल का मतलब पता है ना, कि जो ग्लोबल का मतलब होता है जो वर्ल्ड वाइड यूज हो सके ना। तो इसमें हमारी अब दुनिया कहाँ है, हमारा ये प्रोग्राम, यानी वो मेन फंक्शन में भी यूज हो सके, वो किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन में भी, जो सारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस में यूज हो सके, उसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल डाटा डिक्लेयर्ड आउटसाइड मेन फंक्शन से जो बाहर, और एनी अदर फंक्शन। ठीक है, किसी भी मेन फंक्शन या किसी भी फंक्शन से जो बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं वेरिएबल्स मेन फंक्शन से ऊपर, जहां आप लोग हेडर फाइल वगैरह नहीं लिखते, उन्हें ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं, या उनको एक्सटर्नल वेरिएबल्स भी बोलते हैं। अच्छा, दे होल्ड देयर वैल्यूज ड्यूरिंग द इंटायर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है ये अपनी मेमोरी में जगह बना लेते हैं और इसके अंदर अपनी वैल्यूज रखते रहते हैं। जब बिल्कुल प्रोग्राम एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब ये मेमोरी में, ये कंप्यूटर में से अब आपकी मेमोरी में से डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है। अच्छा, वैल्यूज ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट फंक्शंस। मुख्तलिफ फंक्शंस जो है इस वैल्यू को शेयर करते हैं। इफ एनी फंक्शन चेंजेस द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, तो वो जो चेंज हुई हुई वैल्यू है, जो एक फंक्शन ने ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी, दूसरा वेरिएबल उस चेंज हुई हुई वैल्यू को उसको अवेलेबल हो सकती है। अच्छा, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, इसको मशवरा दिया जाता है कि ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज ना किया जाए, क्योंकि ये सारे फंक्शंस इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर इसमें से जो कोई चेंजेस आ जाती हैं तो ये मुश्किल हो जाता है पता लगाना कि ये चेंजेस किसकी वजह से आई हैं। फॉर एग्जांपल कोई ए है, ये फंक्शन ए के साथ भी शेयर हुआ है, फंक्शन बी के, कोई भी 3 फंक्शंस के साथ शेयर हुआ है, ये फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3।
अगर ये एक वेरिएबल 3 फंक्शंस के साथ शेयर हुआ है, इसमें अभी वैल्यू 5 पड़ी थी, अचानक से 5 की बजाय ये 15 हो गई, किसी ने 10 प्लस कर दिया या कोई भी कैलकुलेशन कर दी, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो अब आपके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि ये 15 किसने की है, ये ए ने की है, ये फंक्शन 1 ने की है, फंक्शन 2 ने की है, या फंक्शन 3 ने की है। सही है। अच्छा, और ये मेमोरी में बहुत ज्यादा स्पेस लेता है, ऑक्यूपाई लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी, स्पेस लेता है मेमोरी में, और ये स्पेस फुल टाइम लिए रखता है जब तक कि प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता, हर वक्त ये स्पेस लिए रखता है। अच्छा, डाटा असेसिंग स्पीड ऑफ प्रोग्राम में बिकम स्लो, इसमें डाटा असेसिंग स्पीड भी स्लो हो जाती है, हो सकता है ये फंक्शन जो है, ये वेरिएबल जो है इस वक्त फंक्शन 1 इस्तेमाल कर रहा है, तो फंक्शन 2 जो है फिर उसको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप क्या है? कैन बी यूज बाय ऑल फंक्शंस इन प्रोग्राम्स, प्रोग्राम में कहीं पे भी ये यूज किए जा सकते हैं। इट हैज अ फाइल स्कोप, यानी बहुत बड़ा स्कोप है इसका। ये फाइल स्कोप, ये लफ्ज आपने याद कर लेना है, ये फाइल स्कोप ग्लोबल वेरिएबल के लिए इस्तेमाल किया गया है। लाइफ टाइम क्या है? वो टाइम पीरियड जब तक मेमोरी में ग्लोबल वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, वो उसे लाइफ टाइम ऑफ ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। लाइफ टाइम ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स इज बिटवीन स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा वहां से लाइफ टाइम उसका शुरू हो जाएगा, और एंड कहां पे होगा? जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म होगा। सही है। दीज वेरिएबल्स एग्जिस्ट इन मेमोरी थ्रू आउट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, पूरे प्रोग्राम में ये वेरिएबल मेमोरी में रहेगा। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ग्लोबल वेरिएबल के कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए। ये एक प्रोग्राम है, ये एक फंक्शन है मेन फंक्शन, ये एक कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन है। सही है। अच्छा, अब मेन फंक्शन में कौन कौन से वेरिएबल, ये देखें यहाँ पहले ये गौर कर ले, ये जो इन्होंने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं आउटसाइड द मेन फंक्शन और आउटसाइड एनी अदर फंक्शन, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? एक्स, वाई और एस। ये 3 वेरिएबल्स ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ये हर वक्त रहेंगे। आप इनकी वैल्यूज बाद में किसी और फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स, वाई और एस, ये 3 वेरिएबल्स हमने ये मेमोरी में बना दिए। ठीक है, ये तीनों ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। अच्छा, अब मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मेन फंक्शन में आए, मेन फंक्शन ने कहा एस, एक्स की वैल्यू 6 है, वाई की 12 है। इसने एक्स की वैल्यू 6 और वाई की 12, ये इसने मेन फंक्शन ने कर दी। अच्छा, अगला उसने क्या किया? सम का फंक्शन कॉल कर लिया, सम एक्स वाई। इस फंक्शन ने क्या किया कि कंट्रोल फॉरन सम की डेफिनेशन पे लेके आ गया, और जो x है वो सम का m बन गया, और जो y है वो सम का, ये आपने पैरामीटर्स जो है ना ये कर लिए, सेट कर लिए। ठीक है, ये n बन गया, यानी कि m और n नाम से 2 वेरिएबल्स जो कि लोकल वेरिएबल्स हैं किसके? सम फंक्शन के, आपने डिक्लेयर करा दिए। m के अंदर x की वैल्यू आ गई विच इज 6, और n के अंदर y की वैल्यू आ गई विच इज 12। ठीक है, फिर क्या हुआ? अब ये गौर करें, अब इसने ये एक कैलकुलेशन परफॉर्म की, s इज इक्वल टू m प्लस n, m और n को प्लस करके उसका आंसर s में रखवा दिया, जो कि ग्लोबल वेरिएबल है। हम रखवा सकते हैं, हम यहाँ पे अब ग्लोबल वेरिएबल चूंकि डिक्लेयर हो गया है, और ये वेरिएबल्स इसको मेन में भी यूज कर सकते हैं, इसको सम फंक्शन किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। तो अब आपने यानी m प्लस n 6 प्लस 12 18, इसको s में 18 रखवा दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? ये फंक्शन एंड हो गया, सम फंक्शन एंड हो गया, और प्रोग्राम वापस कंट्रोल कहां पे गया? जहां से फंक्शन कॉल किया गया था उसी स्टेटमेंट पे कंट्रोल वापस चला गया। ठीक है, तो अब वापस जाने से क्या हुआ? जब ये वापस गया, रिटर्न हुआ, तो इसके लोकल वेरिएबल्स मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो गए। गौर करें, लोकल डिस्ट्रॉय हुए हैं, ग्लोबल नहीं हुए। एस हालांकि ग्लोबल वेरिएबल था, ये नहीं डिस्ट्रॉय हुआ, हालांकि यूज हुआ है इस फंक्शन में। लोकल वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो गए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? प्रिंटफ सम इज इक्वल टू %s, तो ये s देखें दोबारा से इधर भी इस्तेमाल हो गया, s इधर भी इस्तेमाल हो गया। ठीक है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है। तो s की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी, और उसके साथ प्रोग्राम गेट ch के बाद जब एंड हुआ तो क्या हुआ? इसके बाद अब कोई स्टेटमेंट प्रिंट करने को नहीं रहेगी, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप हो रही है। इस स्टेज पे आके सारे ग्लोबल वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय होंगे। ठीक है, बस एट द एंड सारे मेमोरी में से जितने वेरिएबल्स वो प्रोग्राम यूज कर रहा है डिस्ट्रॉय होने ही होने हैं, लेकिन बात हो रही है कि किस टाइम पे डिस्ट्रॉय होंगे। ठीक है, अच्छा अब आ जाती है
अगले अगले पे आ जाए अब आप। इसमें अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इन दोनों का कंपैरिजन, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स का। लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं इनसाइड मेन फंक्शन या और एनी अदर यूजर डिफाइंड फंक्शन, जबकि ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं आउटसाइड मेन फंक्शन और एनी अदर यूजर डिफाइंड फंक्शन। लोकल वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड और accessed in function in which they are declared, जिसके अंदर उनको डिक्लेयर किया जाता है उसी में उनको यूज भी किया जाता है और असेस भी किया जाता है, जबकि ग्लोबल वेरिएबल कहीं पे भी किसी भी फंक्शन में उनको यूज किया जा सकता है। लोकल वेरिएबल आर क्रिएटेड इन मेमोरी व्हेन कंट्रोल एंटर्स इनटू फंक्शन और ब्लॉक इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। ठीक है, जब भी जिस भी फंक्शन या ब्लॉक जिसके अंदर जो है वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है तब वो लोकल वेरिएबल क्रिएट होते हैं, जबकि ग्लोबल वेरिएबल कब क्रिएट होते हैं, जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। लोकल वेरिएबल कब डिस्ट्रॉय होते हैं, जबकि फंक्शन से या किसी ब्लॉक से एग्जिट करते हैं, जबकि ग्लोबल वेरिएबल कब डिस्ट्रॉय होते हैं, जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन टर्मिनेट होती है, एग्जीक्यूशन खत्म होती है। लोकल वेरिएबल्स की वैल्यूज किसी के साथ आप शेयर नहीं कर सकते, जबकि ग्लोबल वेरिएबल्स की वैल्यूज आपस में फंक्शंस शेयर कर रहे होते हैं। लोकल वेरिएबल्स इज रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रोग्राम डिजाइनिंग, इसको रिकमेंड किया जाता है, जबकि ग्लोबल वेरिएबल्स को रिकमेंड नहीं किया जाता। ठीक है, अब आगे एक प्रोग्राम है, बिल्कुल लास्ट प्रोग्राम है ये इस फंक्शंस के चैप्टर का। इसके बाद आगे असाइनमेंट है, आपने वो असाइनमेंट खुद सॉल्व करनी है। ये प्रोग्राम क्या कह रहा है कि वेट जो है इन पाउंड यूनिट में वेट ले और उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करे और फिर उसको डिस्प्ले कर दे। और किलोग्राम में कन्वर्ट कैसे करे, यूजिंग फंक्शन, यानी कोई किलो का फंक्शन बना लिया जाए। ठीक है, आपको पता है वेट तो पॉइंट्स में भी होते हैं, तो इसलिए आप इंटीजर डाटा टाइप कुछ नहीं लेंगे, आप फ्लोट डाटा टाइप लेंगे। अब ये प्रोग्राम देखें, ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में आगे ये जो है ना एक नया फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन प्रोटोटाइप दे दी कि भाई आगे ये वाला एक फंक्शन डिफाइन हुआ है, आपने इसको पहचान लेना है। किलो के नाम से फंक्शन है, एक पैरामीटर पास हो रहा है, फ्लोट नाम से एक ही क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पैरामीटर जो है ना हम इसको इस्तेमाल करेंगे पाउंड वेट पास करने के लिए, वेट इन पाउंड्स ना। ठीक है, और ये रिटर्न क्या करेगा, फ्लोट डाटा टाइप में कोई चीज रिटर्न करेगा, इसका मतलब है कि ये किलोग्राम में जो रिजल्ट आएगा ना वेट, वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, फिर इस फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है जिसमें कह रहा है कि कोई पीडी नाम से वेरिएबल, लोकल वेरिएबल होगा इस फंक्शन का, जो कि ये पाउंड्स में वेट होगा। आपने इसको जब किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, डिवाइड करना है 2.205 से, और जो आंसर आएगा उसको वापस किसमें, वापस पीडी में ही रखवा देना है और रिटर्न कर देना है जब भी ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए प्रोग्राम मेन फंक्शन में कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। पहले कंट्रोल आया यहाँ पे, ठीक है, इसने रिकॉग्नाइज कर लिया अच्छा इधर एक किलो का फंक्शन है। फिर कंट्रोल आया नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, इसने मेमोरी में फ्लोट पी और केजी के नाम से दो वेरिएबल्स ले लिए। ठीक है, पी और केजी के नाम से, ये पी में पाउंड में कोई वैल्यू जाएगी और केजी जो है वो किलोग्राम में कोई वैल्यू होगी, इसलिए हमने ये दो वेरिएबल्स लिए। इंटीजर एक्स नाम से एक वेरिएबल ले लिया, ये क्यों लिया, ये नहीं लेना था, इसे आप लोग ना इसे इग्नोर कर दें क्योंकि इसका आगे कहीं पे इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है, फिर CLR SCR क्लियर स्क्रीन का फंक्शन। फिर क्या हुआ है, फिर ये जो दो स्टेटमेंट से कंट्रोल फिर प्रिंट एफ स्टेटमेंट पे गया, इसने प्रिंट कर दिया स्क्रीन के ऊपर एंटर वेट इन पाउंड्स, ये आउटपुट है ना, इसने ये प्रिंट कर दिया एंटर वेट इन पाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट स्कैनएफ की है। इस स्कैनएफ की स्टेटमेंट ने क्या किया कि वेरिएबल यूजर से एक वैल्यू ली और उसको पी वेरिएबल में रखवा दिया, यानी अब पी में यूजर ने क्या दिया, 8 दिया, तो पी में 8 आ जाएगा या 8.0 आ जाएगा, क्योंकि ये फ्लोट डाटा टाइप है तो 8.0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे कंट्रोल गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या हुआ, किलो का फंक्शन कॉल कर लिया और उसको पैरामीटर क्या दे दिया, पी। इससे क्या होगा कि जो पी की वैल्यू है जब ये किलो के फंक्शन की डेफिनेशन में जाएंगे तो ये पीडी की वैल्यू बन जाएगी, और ये सारी कैलकुलेशन होने के बाद रिजल्ट जो आएगा वो किलोग्राम में कन्वर्ट होके आएगा, तो वो केजी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट केजी में स्टोर हो जाएगा, इसमें कोई रिजल्ट आ जाएगा, जैसे इन्होंने कहा है 3.63 ना, कोई रिजल्ट आ गया, ये अभी मेमोरी में आया, अभी स्क्रीन पे प्रिंट नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल गया। ठीक है, ये यहाँ पे पहले जाके फिर जब ये रिटर्न हुआ ना, रिटर्न होने के बाद वापस इधर आया कंट्रोल और जो वैल्यू थी उसने केजी में रखवा दी
और फिर नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल गया और प्रिंट एफ क्या कर दिया, ये चीज 0.2f परसेंट 0.2f पॉइंट्स, यानी इधर क्या आएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी, एक मिनट, जो यहाँ पे पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और केजी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी जैसे ये यहाँ पे हुई हुई है। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम एंड हो गया, और जब प्रोग्राम एंड होगा तो ये सारी वेरिएबल्स जो हैं ये प्रोग्राम से मेमोरी से डिलीट हो जाएंगे। सही है। अच्छा, ये एक प्रोग्राम हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्या है, असाइनमेंट है आप लोगों की इन सारे प्रोग्राम्स के। ये कुछ प्रोग्राम्स हैं और ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, इन सब के सोल्यूशन आपके जो पीएम सीरीज की बुक है, ये कंप्यूटर साइंस की आईसीएस पार्ट 2 की, इनके अंदर मौजूद हैं। आपने पहले खुद से ये असाइनमेंट करने की कोशिश करनी है, ये आपने खुद से पहले इन प्रोग्राम्स को सॉल्व करना है। अगर आप उसके बाद आपने वेरीफाई करना है किधर से, इस बुक से। ठीक है, इनके अंदर इन सबका सोल्यूशन मौजूद है, और इसके अलावा आपने बुक से इन सारी टॉपिक्स को पढ़ना है, क्योंकि ये सिर्फ प्रोग्राम नहीं आते होते, पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अगर कैसे सॉल्व करेंगे वो आपने बुक से पढ़ के सॉल्व करना है। सही है, इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है फंक्शंस वाला। इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।